Good morning students. Today we are going to study our unit 8 that is curriculum development part 2. आज हम अपनी 8वीं इकाई स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाठ्यचर्या विकास का दूसरा भाग। जैसा कि हमने पहले वाले भाग में टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था और टायलर मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हिल्डा-टाबा मॉडल और व्हीलर मॉडल के बारे में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं हिल्डा-टाबा के बारे में, जो कि एक करिकुलम थ्योरिस्ट थी, एक करिकुलर रिफॉर्मर थी और एक टीचर एजुकेटर थी। इन्होंने जो मॉडल दिया था वो 1962 में दिया था और इनका जो ये मॉडल है वो बेस्ड था ऑब्जेक्टिव मॉडल पे, या हम कह सकते हैं टायलर मॉडल पे, क्योंकि ये टायलर का ही एक मॉडिफाइड जो है ये फॉर्म है। देखिए, इट इज़ अ प्रोमिनेंट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट वाइडली यूज्ड एज अ रेफरेंस। सबसे पहले ये वाला जो मॉडल है वो बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, इसको रिफ़र किया जाता है, ठीक है। और इसको हम एज अ ग्रास रूट अप्रोच मॉडल भी बोलते हैं। हम ग्रास रूट अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मॉडल का मानना है कि जो टीचर्स हैं उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो सजेशंस हैं, उसको इंक्लूड करना चाहिए करिकुलम में, ठीक है। क्योंकि टीचर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, कंटेंट को वो डिलीवर करता है, तो उसके जो व्यूज़ हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनके सजेशंस को करिकुलम डेवलपमेंट में इंक्लूड करना चाहिए। देन थर्डली, यहाँ पे जो हिल्डा-टाबा हैं वो टेलर के, या हम कह सकते हैं जो टायलर मॉडल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हैं कि जो भी प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ठीक है, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो कंटेंट है सबसे पहले तो वो थॉटफुल होगा, मीन्स बहुत सही तरीके से होगा, लॉजिकल होगा, साथ में ही वो डायनामिक भी होगा, बिकॉज़ हम जानते हैं कि चेंजेस जो हैं वो एज़ पर द नीड, रिक्वायरमेंट एंड सोसाइटी चेंज, इन सब की वजह से चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं। सो डायनामिक भी होगा और थॉटफुल भी होगा, ठीक है। देन अगेन लास्ट वाला पॉइंट यही फोकस करता है कि जो टीचर का जो व्यू है, जो सजेशन है, उसे इंक्लूड करना चाहिए। ओके, देन अब इसके स्टेप्स देखते हैं। इन्होंने टाबा ने 7 स्टेप्स दी हैं। सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं की पहचान। दूसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्माण। थर्ड है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु का चयन। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु का संगठन। फिफ्थ है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम के अनुभवों का चयन। एंड सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम के अनुभवों का संगठन। एंड लास्ट द 7th पॉइंट इज डिटरमाइनिंग ऑफ व्हाट टू इवेल्युएट एंड हाउ टू इवेल्युएट इट, मीन्स बेसिकली इवेल्यूशन प्रोसेस से, मूल्यांकन प्रोसेस से ये जुड़ा हुआ है। तो हम एक एक करके ये जो स्टेप्स हैं इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, ठीक है, आवश्यकताओं की पहचान, तो यहाँ किसकी आवश्यकताओं की बात हो रही है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या नीड हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है, ये सारी ही जो यहाँ पे हैं आवश्यकताओं की पहचान की जाती है अलग अलग तरीके से। देन यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, जो यहाँ से हमें डाटा मिलेगा उसको उनकी बेसिस पे हम फॉर्मुलेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, मीन्स उद्देश्यों का हम निर्माण करेंगे, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसी ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर जो है कंटेंट या हम कहें विषय वस्तु को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले तो स्टूडेंट का जो नीड है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके जो इंटरेस्ट है, इन सब के बेसिस पर इन सबको सबसे पहले तो डायग्नोज किया अलग अलग तरीके से। आफ्टर दैट उनके बेसिस पे हमने ऑब्जेक्टिव फ्रेम करे और उस ऑब्जेक्टिव की फ्रेमिंग के बाद हमने जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट किया। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं
वो किन किन बातों को फोकस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम स्टूडेंट्स को कौन से कंसेप्ट्स पढ़ाना चाहते हैं, या हम कहें उनको कौन से व्यूज़, कौन से विचार जो हैं उनको देना चाहते हैं। सेकेंडली, किस तरह की हम स्किल डेवलपमेंट हम उनमें करवाना चाहते हैं। देन थर्ड, हम किस तरह के उनको रीइंफोर्समेंट देंगे, किस तरह का हम उनमें एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। इसके बाद इन्हीं सब के ऊपर हम कंटेंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सो कंटेंट में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जो भी कंटेंट सिलेक्ट करने वाले हैं वो उसका रैशनल क्या है, ठीक है। हम इस कंटेंट में जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक का क्या रैशनल है, क्या औचित्य है, हमें ये पता होना चाहिए और उसी के बेसिस पे हम उसे जस्टिफाई करेंगे। देन सेकंड ये देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी बेसिक जो बातें हैं, जो भी विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनको शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम जो भी टॉपिक लेंगे वो रैशनल औचित्यपूर्ण होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। अब इसके अंदर हम कौन कौन सी बेसिक चीज़ें जो हैं वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ये देखेंगे। एंड थर्ड, हम ये देखेंगे कि इसको किस तरीके से स्पेसिफ़िक जो विचार हैं, जो कंटेंट है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक जो थॉट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, बट ये जो होगा वो पर्पसफुल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन 3 बातों का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। जब हमने कंटेंट का पूरा सिलेक्शन यहाँ कर लिया है, देन हम उसको एक स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठित करेंगे। यहाँ सीक्वेंस, हम जो क्रम की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस कि जो भी हमारा कंटेंट है वो सीक्वेंशियल होना चाहिए। दैट मीन्स हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पहला पढ़ाना है, फिर उसके बाद कौन सा पढ़ाना है, फिर उसके बाद कौन सा पढ़ाना है। मीन्स हम पहला, दूसरा, तीसरा इसी तरीके से कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। हम किसको पहले प्रायोरिटी देना चाहते हैं। सेकंड, ये होना चाहिए कि हम इसको कितने डेप्थ में पढ़ाने चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को हम कितनी गहराई से पढ़ाना चाहते हैं, उसमें आप किस तरीके का कंटेंट लेना चाहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड थर्ड, ये जो सीक्वेंसिंग होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल, ठीक है। वो एक तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम के अनुभव के चयन में हम सबसे पहले ये देखेंगे जो भी कंटेंट हमने लिया है, ठीक है, उससे ही हमारी जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलेगा बच्चों को। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वो ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर रहा है ना। ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या ये हमारे ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्यों को फुलफ़िल कर रहे हैं। सेकेंडली, वो एक ही ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर रहा है या एक से ज़्यादा, ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। सेकेंडली, जो भी ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं ये डिज़ायरेबल हैं या नहीं, ठीक है, ये वांछित परिवर्तन आ रहे हैं उनमें, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो डिज़ायरेबल हैं या नहीं। देन एक्टिव लर्निंग हम बोल सकते हैं कि जो भी कंटेंट है उसको बच्चा पढ़ के जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है या जिस तरीके का हम उसको एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ठीक है, वो उससे जो बच्चा है वो सक्रिय जो है रहकर भाग ले रहा है क्या क्लास में, तो उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन सारी बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो वो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हो। आफ्टर दैट ये जो सारे लर्निंग एक्सपीरियंस है इनको एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज अगर हम करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में
आ जाएगा। ओके, देन लास्ट हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस हद तक जो हमारा ऑब्जेक्टिव हम जो लेकर गए थे वो फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं, और किस तरीके से हम मूल्यांकन करेंगे अलग अलग मेथड या स्ट्रेटजीज से। ये सारा जो डिसाइड है वो हम इस 7th वाले पॉइंट में करेंगे। सो ओवरऑल ये 7 स्टेप जो हैं वो हिल्डा टाबा द्वारा दिए गए हैं। अब इसकी कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले, व्हेन ग्रुप्ड टुगेदर स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिवली विद अदर्स टू बिल्ड स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। जब एक साथ समूहबद्ध काम किया जाता है तो यहाँ जो छात्र हैं वो बोलने और सुनने के कौशल का निर्माण करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। जब भी बच्चे एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक ग्रुप में काम करेंगे, तो उनमें जो कोलैबोरेटिव वाली जो स्किल है वो बढ़ेगी, उनकी जो लिसनिंग स्किल है और सुनने की, स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों तरह की जो स्किल्स हैं वो उनमें डेवलप होगी। ओके, सो ये इसका एक स्ट्रेंथ है कि इस तरीके से हमें काम करवाना चाहिए। सेकंड है, builds comprehensive skills such as inference, synthesizing and summarizing, अनुमान, संश्लेषण और सारांश जैसे समझ कौशल बनाता है। मतलब अगर इस मॉडल को हम फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट में कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो आएंगी, अनुमान लगाने की जो क्षमता है, संश्लेषण या सिंथेसिस करने की जो क्षमता है और समराइज़ करने की जो क्षमता है, ये सारी तरह की स्किल्स स्टूडेंट में डेवलप होंगी। ओके, देन थर्ड है, गिफ्टेड लर्नर्स विल थ्राइव विद द अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस विद मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कई सही उत्तरों के साथ प्रश्नों का पता लगाने के अवसरों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें जो गिफ्टेड लर्नर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी क्वेश्चन जो हमने उनके सामने पुटअप किया है उसको वो अलग अलग तरह से एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग तरह से उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनकी जो लर्निंग है वो अच्छी होगी, बेटर होगी, उनकी समझ जो है वो ज़्यादा होगी। देन क्वेश्चनिंग इज़ ओपन एंडेड, नो क्लियर राइट और रॉन्ग आंसर। और यहाँ पे हम बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के प्रश्न जो हम ओपन एंडेडली छोड़ देते हैं, बच्चा अपने हिसाब से वो आंसर करे, हम उसे ऑब्जेक्टिव वे में। क्वेश्चनिंग इज़ ओपन एंडेड, नो क्लियर राइट और रॉन्ग आंसर। यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग है या जो प्रश्न उत्तर हैं वो किस तरह के हम रखते हैं, ओपन एंडेड रखते हैं, जिससे कि जो भी रिस्पांस बच्चा अपनी तरफ से देना चाहे वो दे सकता है। हम उसे किसी भी पॉइंट्स में बांधते नहीं है कि नहीं आपको इन 3 में से ही सिलेक्ट करना है, जैसा कि MCQs तरह के क्वेश्चन में होता है। सो यहाँ पे बच्चों के रिस्पांस हम पूरे तरीके से गलत या सही नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये उनके व्यू पॉइंट है, तो उनको एज इट इज़ कंसीडर किया जाता है। देन इसके बाद दिस मॉडल टैप्स इनटू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हम अलग अलग तरह के टास्क देंगे, एक्टिविटी देंगे, जो बच्चे फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप या लर्निंग करेंगे, तो वो हाइयर ऑर्डर के होते हैं, ना कि लोअर ऑर्डर के। मतलब हाइयर ऑर्डर मींस एप्लीकेशन लेवल के, सिंथेसिस लेवल के, एनालिसिस लेवल के क्वेश्चंस या एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी क्लासरूम डिस्कशंस बिफोर एंड आफ्टर जनरलाइजेशन आर मेड। सामान्यकरण करने से पहले और बाद के स्वस्थ कक्षा चर्चा के लिए एक अवसर प्रदान करता है। ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को डिस्कशन के लिए, एक साथ मिलके एक हेल्दी एनवायरनमेंट देता है कि वो अपने विचारों को डिस्कस करें। इस तरीके से उनमें जो स्किल है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। ठीक है, ये सारे हमने स्ट्रेंथ देखे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिमिटेशन। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स टू हैंडल द ओपन एंडेड एस्पेक्ट ऑफ द मॉडल।
जो ओपन एंडेड क्वेश्चन से हो सकता है कि वो बच्चों को समझ में ना आए, या वो कितना अपने रिस्पॉन्स को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें अपने जवाब को, ये हो सकता है उनको ना बने। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सम ऑफ द पीपल। ठीक है। सेकेंड, डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट और एट लीस्ट फॉर सम टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ऑफकोर्स जो कंटेंट है वो डिफरेंट नेचर का होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस मॉडल को हर एक कंटेंट के साथ या हर एक सब्जेक्ट के साथ जो है अप्लाई कर सकें, यूज़ कर सकें। Then third, without clear direction, it may be difficult for teacher to plan and prepare questions for the path of the students take. यहाँ पे एक बहुत क्लियर डायरेक्शन हो सकता है कि टीचर के पास ना हो, क्योंकि टीचर को हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सब कुछ फ्रेम करनी होती हैं। तो मे बी टीचर अच्छे तरीके से उसको फ्रेम ना कर पाए। ओके। देन लास्ट वन इज़ टेक्स्ट मस्ट बी चूजन इन एडवांस। जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए, अदरवाइज़ उसको हम अच्छे तरीके से सीक्वेंस में फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमारा हिल्डा टाबा मॉडल जो है वो ओवर होता है। अब हम नेक्स्ट मॉडल व्हीलर मॉडल पढ़ेंगे।